नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में जो आपका पेपर हुए थे, 2 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था, 4 पेपर हुए थे उसमें। दिसंबर 2018 में 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे। हर शिफ्ट का जो आपका पेपर था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसमें हम पहली शिफ्ट का जो पेपर है उसमें जीएस का जो पोर्शन है उसको हम देख रहे हैं। 50 क्वेश्चंस आपके इसमें थे टोटल तरीके से। हम उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, आगे आपकी तैयारी में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं। देखिए, बांध में आप याद रखना कि जो आपकी खासकर इस समय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 3 से 4 सालों से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में जो रिवर्स हैं, सिंधु आपकी हो गए, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है वो, क्योंकि ज़्यादातर डैम आपके वहीं पर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो दोस्तों इसका आंसर है रावी नदी पर जो है वो आपका ये जो है बांध बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये चमेरा बांध जो है इसका लोकेशन और देख लीजिए। चमेरा बांध ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में आपको जो ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो नदियां हैं इन पर जितने भी बांध बनाए गए हैं, ठीक, तो ये इनको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा जो ये नदियां हैं इनमें से ज़्यादातर नदियां आपकी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, तो इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा बांध बनाए गए हैं। जम्मू में भी बनाए गए हैं, कश्मीर में भी बनाए गए हैं, तो वहाँ पर आपको इसको चीज़ को देखना। बाकी जब मैं आपको कराऊंगा तो लिस्ट दे दूंगा या क्वेश्चन फॉर्म में बना के दे दूंगा, हर एक बांध से किसका क्वेश्चन बना दूंगा, तो आपको जो है वहाँ पर बहुत आसानी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि गैलरेस ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बांध से आया, दूसरा क्वेश्चन ज्वालामुखी से आया, तो मतलब आपको फैक्चुअल जो जीएस है वो भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो गैलरेस जो ज्वालामुखी है वो कोलंबिया में है, और कोलंबिया कहाँ है, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। कोलंबिया कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है थेसेगर वाटरफॉल। ठीक, थेसेगर वाटरफॉल ये आपका कहाँ पर है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है थेसेगर वाटरफॉल। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आ सकते हैं क्योंकि ये नाम थोड़ा अजीब है। ठीक, फिर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। ज़्यादातर आप लोगों ने ये सुना होगा कि पृथ्वी में जो उत्तरी गोलार्ध में आपके सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो कितने % रह रहे हैं। तो दोस्तों पृथ्वी में आपके के उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये आपकी इक्वेटर हो गई, ठीक है, भूमध्य रेखा, और ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिण गोलार्ध हो गया, मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया आता है, अफ्रीका का कुछ पोर्शन आता है, आपका साउथ अमेरिका का आता है, लेकिन साउथ अमेरिका में भी नीचे देखेंगे, साउथ अमेरिका में भी अपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला जो पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। तो यहाँ पर 90% लोग हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड के 90% लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, मतलब आपका उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। 105वां क्वेश्चन है रामनाथ कोविंद जो हैं वो कौन से राष्ट्रपति थे। ये मेनली करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक करंट का क्वेश्चन है। तो वैसे ये 14वें राष्ट्रपति थे, इस समय 15वें राष्ट्रपति जो है वो बनाई गई हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू सॉरी, द्रौपदी मुर्मू को जो है वो 15वां राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जब आपको बताया जाएगा तो इसमें आपको ये भी बताया जाएगा राज्य वित्त आयोग जो है कौन बनाता है, राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राज्य वित्त आयोग कब तक काम करता है, क्या वो केंद्रीय वित्त आयोग से स्वतंत्र रूप से काम करता है या कैसे काम करता है। तो इसमें देखिए सिंपल है, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग जो है वो बनाया जाता है। क्वेश्चन जो है ऐसा भी आ सकता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, और राज्य वित्त आयोग ये संवैधानिक संस्था है। कोई आपसे कहे कि संविधिक है या फिर संसद के एक्ट के द्वारा बनाई गई है, नहीं, इसका वो सारी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में दिया गया है वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं, और इसका उल्लेख 243 में किया गया है। 107वां क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 1, 2, 3 में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतानी है कि राज्यों में जो राज्यपाल होता है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है या नहीं होती। अगर होती है तो किस अनुच्छेद में होती है ये आपको बताना है, मैं तो आगे आपको बता ही दूंगा। 108 वाला क्वेश्चन है
राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको पता है कि राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं, ठीक। राज्यसभा में आपकी 250 सीट होती हैं और 250 सीटों में आपकी 238 सीटें जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं और 12 सीटें आपकी जो है मनोनीत होती हैं, मतलब इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक। ठीक है भाई। अब ये किस किस क्षेत्र में होती हैं? ये होती है आपकी साहित्य में, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में अगर यदि कोई व्यक्ति सरकार को लगता है कि हाँ ये उत्कृष्ट अच्छा काम कर रहा है, तो ये जो उसको जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के मनोनयन के तहत जो है वो लिया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109 को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। किसको विधानसभा का सत्रावसान मतलब करने की शक्ति होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। इसमें आपका राज्यपाल आंसर हो जाएगा, ठीक। आर्टिकल 174 के तहत जो है ये शक्ति होती है राज्यपाल को कि राज्यपाल का सत्रावसान कर ले। याद रखना राज्यपाल का वो जो विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और आपका जो है विघटन, ये तीनों शक्तियां जो होती हैं वो राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति के हाथ में होती है। लेकिन जब यहां पर आ जाए स्थगन, तो स्थगन की शक्ति जो होती है वो आपकी जो विधानसभा के मामले में जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है और आपका लोकसभा के मामले में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। यहाँ कंफ्यूज मत कर जाना कि अगर आपसे कहा जाए कि विघटन कौन कर सकता है, तो वहाँ पर राज्यपाल या राष्ट्रपति होगा। सत्रावसान कौन कर सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति। बुलास कौन सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति। लेकिन स्थगन कौन कर सकता है? स्थगन का मतलब होता है कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि आपने सुना होगा कि आज लोकसभा की बैठक को जो है अध्यक्ष ने 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया, ठीक। क्योंकि जब हो हल्ला ज़्यादा कटता है या फिर कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है तो स्थगन जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है। सत्रावसान का मतलब होता है वो पूरा सत्र ही खत्म हो गया, अब नेक्स्ट सत्र जब आएगा तब जो है वो दोबारा जो है सारे लोग इकट्ठे होंगे, ठीक। नेक्स्ट है 110 प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन कहाँ उद्घाटित किया गया है? बहुत ही मतलब ये सीधा करंट का क्वेश्चन है, लेकिन आप करंट में एक चीज़ देख लीजिए कि करंट में आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो नॉर्मल तरीके से हो जाए। तो ये नोएडा में किया गया था। 111 है 2018 में, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। 80 कॉर्नी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा? अब बताओ 80 कॉर्नी कौन पढ़ता है आजकल? 11वां स्थान था। 12वां क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक विस्तार कर दिया है? ठीक है, पुनर्पूंजीकरण की योजना को 2020 तक जो है वो कर दिया गया था। ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है, ये 2018 बहुत ज़्यादा चर्चा में था। 13वां क्वेश्चन है विश्व बाघ दिवस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों विश्व बाघ दिवस डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन है, 114 आपका क्वेश्चन है भारत का पहला वैश्विक गतिशील शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक, भारत का पहला गतिशील, ये आपका ये भी करंट से क्वेश्चन है, 2018 में जो है ये हुआ था और इसका जो है ये नई दिल्ली में वैश्विक गतिशील शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 115वां क्वेश्चन है निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना, अब देखिए अपने उत्तर प्रदेश से छोड़ो, उत्तर प्रदेश के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं, लेकिन याद रखना 2018 में दिसंबर में हुआ है पेपर, तो 2018 से लेके अब तक बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार भी बना चुकी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाए गुजरात इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा जो आपकी जो योजना है ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो 7 मानक हैं। कौन कौन से हैं? लिंग अनुपात हो गया, शिक्षा हो गया, उसके बाद स्वच्छता हो गया, पर्यावरण हो गया, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन हो गया, अपराध मुक्त हो गया और सामाजिक भागीदारी।
सामाजिक भागीदारी हो गई। ठीक, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है। ठीक, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है। 117वां तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम पे चर्चा में था, और ये इसका नाम था आपका COP कनेक्ट। इसका नाम था आपका COP कनेक्ट। 118 हाल ही में निम्नलिखित में से त्रिपुरा का राज्यफल, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन था। ठीक, ये आपका है क्वीन अनन्नास। ठीक है, त्रिपुरा का राज्यफल को जो है घोषित किया गया था, वो था आपका क्वीन अनन्नास। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक, याद रखना ये बैंक है, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना, सबसे ज़्यादा इसकी स्थापना आ जाती है, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक, 1982 को शिवरमन समिति के आधार पर, शिवरमन समिति की रिकमेंडेशन पर जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी। 120वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो भारत जो है वो सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है, और भारत में होशियारपुर पंजाब में एक जगह है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट लगा हुआ है। ठीक, तभी आपने देखा होगा कि पंजाब में मतलब सभी लोगों का फेवरेट व्हीकल कौन सा है? ट्रैक्टर। एक से एक ऐसे ट्रैक्टर जो कभी देखे ही नहीं गए, ठीक, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद 121वां क्वेश्चन है, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2018 में अन्नपूर्णा वर्ल्ड फूड इंडिया के 13वें संस्करण में किस शहर में किया गया? ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है कि किस शहर में जो है 121वां किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ये है आपका ए। ठीक है, मुंबई में किया गया था इसको मुंबई में किया गया था। ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है। 122वां, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? दूध उत्पादक भारत में होता है, सबसे ज़्यादा भारत में होता है दूध उत्पादन। ठीक, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है, इस वजह से लोगों को जो है वो दूध जो है वो मतलब नहीं इतना ज़्यादा मिल पाता है पॉपुलेशन होने की वजह से। तो आज भी हम देखेंगे पर जो कैपिटा आपकी जो पर हेड जो दूध का जो खपत है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम मानी जाती है यहाँ पर। ठीक, अब इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज आपने देखा होगा, एक स्टोरेज डिवाइस जो होती है प्राइमरी होती है और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो आपकी मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल होती है, अस्थाई, जैसे रैम। और यहाँ पर जो होती है ये स्थाई मेमोरी होती है, इसमें कई सारे आ जाते हैं, जैसे आपकी जो है जो हार्ड डिस्क होती है ये आपकी आ जाती है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर हम मोबाइल अपने लैपटॉप को बंद भी कर देते हैं तब भी यहाँ पर डेटा हमेशा सेफ रहता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी हो गई। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, जैसे ही हम अपना लैपटॉप बंद करेंगे यहाँ से सारा डेटा खत्म हो जाता है, मिट जाता है, फिर जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे फिर वो नए तरीके से फ्रेश मेमोरी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, 123 का बी आंसर है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर आपका विजुअल बेसिक, इसका जो है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं। 125 का इसमें क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हमला सतह या अटैक सरफेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये तरीका होता है कि जिसमें कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। ठीक, 126 में क्या कह रहा है कि सुरक्षा सेवाओं और गोपनीयता, डेटा का अखंडता, ठीक है, इकाई प्रमाणीकरण, डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किया। मतलब कुल मिला के डेटा की गोपनीयता को रखने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किसको कहा जाता है, को क्या चीज़ होती है? तो क्रिप्टोग्राफी होती है। यहाँ एक चीज़ और देखना, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि निम्न में से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम एक जगह से दूसरी जगह डेटा बिल्कुल सेफ सुरक्षित तरीके से भेजते हैं, तो उसको कहते हैं एनक्रिप्शन।
ठीक है। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप व्हाट्सएप से जब आप कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो ये बीच में जो है अपने आप को कोड के रूप में बदल लेता है, ठीक। इस कोड को कोई नहीं तोड़ सकता, और जब वो किसी दूसरे के मोबाइल में शो होता है तो वो नॉर्मल लैंग्वेज में शो होता है। मतलब बीच में कोई भी डेटा का ब्रीच नहीं हो सकता, डेटा को कोई चुरा नहीं सकता। डेटा को अगर कोई चुरा भी लेगा तो उसकी कोडिंग नहीं कर सकता, उसकी क्या लिख रहा है ये, ठीक है। 127 का कोई आंसर जो है उसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि कितनी है। तो 68.5% जो है वो भूमि है, और लगभग 65% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, ठीक। अब इसमें टोटल अगर 68.7 को देख लें तो ये होगा 165.91 लाख हेक्टेयर। इतनी जो है जो आपकी भूमि है वो आपकी भूमि कृषि के रूप में यूज़ होती है। रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है। तो दोस्तों इसमें किष्किंधा कांड जो है वो सबसे छोटा है। टोटल 7 कांड हैं इसमें, ये भी आप याद रख लेना। इसको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में जो है इसको लिखा गया है, और इसमें टोटल 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, इसमें है आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद है अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड, फिर है आपका सुंदर कांड, फिर है लंका कांड, और सबसे लास्ट में है उत्तरकांड। 7 कांड हैं इसमें। तो इसमें सबसे छोटा जो है वो आपका है किष्किंधा कांड, ठीक है। इसमें 30 दोहे हैं मात्र। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला स्थान है आलू के उत्पादन पे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे इस पे पश्चिम बंगाल आ जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा दरगाह शरीफ स्थित हैं? ठीक, किछोछा दरगाह शरीफ जो है ये आपके अंबेडकर नगर में है, ठीक। यहाँ पर ये जो है सूफ़ी संत थे सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी की दरगाह है यहाँ पे, ठीक है। एक जो ताल है वहाँ पर उसके बीच में घिरा हुआ है, इस तरीके से। 131 में है श्रीमती एन राजम का संबंध किससे संबंधित है? तो श्रीमती एन ये वायलिन बजाती हैं, ठीक है, वायलिन से संबंधित है। 132 का आंसर है इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन है? क्योंकि 2018 में पेपर हुआ है, 2019 में अर्धकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, तो इसलिए इसका आंसर है 2019। तो इसीलिए इन्होंने दे दिया, क्योंकि भाई यूपी के लिए बहुत ही बड़ा एक पर्व था ये कुंभ, तो इसलिए जो है इसको क्वेश्चन को दे दिया। 133 का आंसर है आपका निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत गायन किया जाता है? तो हमेशा याद रखना, वैसे तो ये अवध प्रदेश में ज़्यादा होता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में भी ये मनाया जाता है। बच्चे के जन्म पे सोहर गीत गाया जाता है। आपने भी देखा होगा कि जब घर परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ महिलाएं 4-5 इकट्ठी में होकर महिलाएं कुछ गाती हैं। समझ में तो नहीं आता हम लोगों को, लेकिन वो गाती हैं कुछ ना कुछ, तो उसी को कहते हैं सोहर गीत। लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सबको पता है, ये बरसाने में जो है मथुरा में जगह है बरसाना, वहाँ पर जो है लठमार होली खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह किस लेखक ने लिखा है? मिट्टी के बारात जो है वो शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा हुआ है। हिंदी के बहुत ही बड़े कवि हैं और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? अब यहाँ पर बच्चे जो हैं ज़्यादातर गलती करते हैं कानपुर और आगरा में, जबकि इसका आंसर है आगरा। आगरा में जो है सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनसंख्या अभी नई वाली आई नहीं है, तो पुरानी वाली आपको करके जानी है। इलाहाबाद, उसके बाद इलाहाबाद के बाद यहाँ आएगा मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद ये है गाजियाबाद, और फिर है आपका आजमगढ़। 4 तो आपको याद करने ही करने हैं। फिर है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए गए भूमि को क्या कहते हैं?
तो इसमें जो है इसका आंसर है, ये थोड़ा हट के आंसर है, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस लेवल में ही आते हैं। इसका ना, जैसे चोल काल में क्या होता था, जो जैन सभाएं होती थी उसमें भूमि जब कोई भूमि दान में दी जाती थी तो उसको पल्लीच्छादम ये कहा जाता था उसमें, ठीक। और ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना करी थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक। इसको याद करने के लिए है कि तुगलक वंश में 3 सबसे बड़े जो है वो शासक हुए, GMF, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक। जब आपको ये बताऊंगा मैं क्वेश्चन की फॉर्म में, तब आप वहाँ देखेंगे, मतलब तुगलक वंश से कम मैं 30-40 क्वेश्चन निकाल दूंगा, जिससे कि आपको तुगलक वंश बहुत अच्छे से क्वेश्चन के फॉर्म में रट जाए आपको ये, ठीक है। तो जो सिंचाई हेतु नहर निर्माण की प्रथा जो थी, जो आपका चालू किया था, वो आपके इन्होंने किया था, गियासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो सीधी सी बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हैं आपके हुमायूं, ठीक भाई। ये आपके मुग़ल वंश के शासक थे ये हुमायूं, ठीक। शेरशाह सूरी से लड़ने के बाद जब ये दोबारा आते हैं टर्म में अपनी, बेचारे 1 साल जी पाते हैं और उसके बाद सीढ़ियों से गिरकर मर जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण लाल किले में और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने करवाई थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है शाहजहाँ। देखिए क्या होता है कि जैसे अकबर के बाद 2 लोग और हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं, एक है जहांगीर और एक है शाहजहाँ। याद रखना, जहांगीर के टाइम को जो पेंटिंग होती है, पेंटिंग, उसका स्वर्णकाल बोला जाता है, ठीक है। और शाहजहाँ को जो वास्तुकला होती है, इसका स्वर्णकाल बोला जाता है। वास्तुकला मतलब ये जो जितने भी घर वर और ये जो किले विले निर्माण होते हैं, इनके लिए सबसे अच्छे, जो लाल किला है, देखो आप, अगर आप दिल्ली का लाल किला देखेंगे वो भी शाहजहाँ ने, फिर आपका जो है ताजमहल वो भी शाहजहाँ ने बनवाया, मोर सिंहासन भी शाहजहाँ ने जो है बनवाया था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। बाकी जब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन कराएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों है? क्योंकि भाई बोध गया में जो क्या हुआ था, वो आपके गौतम बुद्ध को जो है ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर वट का वृक्ष था, पुनपुन नदी थी। याद रखना, दोनों के दोनों जैन, जो आपके जैनों में भी आपको जो है पेड़ याद करना है, किस पेड़ के नीचे उनको मिली थी, और नदी याद करनी है। ऐसे ही यहाँ पर जो है पीपल का वृक्ष था, पीपल या वट, और आपकी पुनपुन नदी थी, पुनपुन नदी, जिसको कि हम निरंजना नदी भी कहते हैं। इसके किनारे इनको जो है जब बैठे, ये 6-7 साल तक इन्होंने जो है अथक परिश्रम किया, उसके बाद इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। और यहाँ पर बोध गया को अन्य नाम जो है इसका उरुवेला भी है, ठीक। महात्मा गांधी ने किस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगांव सम्मेलन था, एक ही सम्मेलन में इन्होंने अध्यक्षता करी है। अब आपको ये बताना है कि 1925 में कानपुर का अधिवेशन बहुत बड़ा माना जाता है, क्यों माना जाता है, इसके लिए भी बताना। और आपको ये भी बताना है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी, ठीक। डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 144 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा करी? तो दोस्तों ये जो है मैकडोनल्ड्स थे। इसे मैकडोनल्ड वो बर्गर वाले हैं ना, उस टाइप से याद कर सकते हो आप। तो इन्होंने क्या करा, आपको पता होगा 1909 का जो एक्ट आया था, उसमें मुस्लिम्स को अलग से वोटिंग राइट दिया गया। भाई उनकी सीट्स होंगी, अलग से उनको वोटिंग राइट दिए गए। लेकिन मैकडोनल्ड ने क्या दिमाग लगा दिया, जब आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया तो फिर भाई ब्रिटेन चिढ़ गया। इसने क्या करा, ठीक है भैया तुम नहीं मानोगे ना, हम मुस्लिम्स के साथ साथ हम जो हरिजन थे, एससीज थे, उनको भी हम अलग से वोटिंग राइट दे रहे हैं, हिंदुओं से हटके, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर फिर आप देखेंगे कि वो पूना पैक्ट आ जाता है, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता होता है।
वो आ जाता है। क्यों? इसके कारण क्या होता है, इसके कारण एससीज जो थे वो हिंदू धर्म से निकल जाते हैं, फिर मतलब उनकी गणना हिंदू धर्म से अलग करवाना चाहता था ये जो ब्रिटेन थे। ठीक। 145 निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली? इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है, दुनिया में मशहूर है। ठीक, अल्फ्रेड पार्क दुनिया में मशहूर है। और काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था उसमें सिर्फ यही बचे हुए थे, बाकी सबको फांसी पे चढ़ा दिया था, ये बच के निकल गए थे। लेकिन 1931 में आपका जो है इन्होंने 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में अब जब पुलिस से चारों तरफ से घिर गए तो उन्होंने सोचा कि इस टाइप की मृत्यु ज़्यादा बेटर है इनके हाथों पकड़े जाने से। 146 का आंसर क्या है? किस नदी का समागम अरब सागर में है? निम्न में से किस नदी का? देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों सबसे बड़ी नदियां हैं जिनका जो है जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। नर्मदा, तापी, पेरियार, माही, ये सारी नदियां जो हैं ये आपकी अरब सागर में गिराती हैं और ये सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब बंगाल की खाड़ी में आपकी गिराती हैं। ठीक है। और नर्मदा, तापी, माही, पेरियार ये सब अरब सागर में गिराती हैं आपकी अपना पानी। ठीक। नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, पहाड़ी से मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और यह आपका विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है, जैसे ये री विंध्य ये री सतपुड़ा इसके बीच से निकलती है, इसके बीच में एक भ्रंश घाटी है उससे निकलती है ये, उससे जो है प्रवाहित होती हुई जाती है और ये डेल्टा नहीं बनाती। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके कर्नाटक में है। 148 किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे कम है और अरुणाचल प्रदेश के बाद फर्स्ट नंबर पे अरुणाचल है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है। डेन्यूब नदी जो है, अब देखिए इन्होंने नदी एक भारत की पूछ ली एक बाहर की पूछ ली। डेन्यूब नदी जो है ये आपकी उद्गम किस देश में है? तो कहा जाता है कि डेन्यूब नदी जो है वो जो जर्मनी की रीढ़ की हड्डी है, मतलब जर्मनी का सबसे ज़्यादा व्यापार, सबसे ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन सब इसी से होता है, डेन्यूब नदी से। और ये आपकी कई सारे देशों से होती हुई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवानिया, हंगरी, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, ऐसे करके ये जाती है। और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, वोल्गा सबसे बड़ी नदी है और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब। 150 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? पता होना चाहिए। एशिया, अफ्रीका, और ये आपका है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। बाकी चार जो पहला सेट आपका करा दिया मैंने, 3 सेट और हैं, उनको भी जल्दी आपको देखने की कोशिश करी जाएगी। और उसके बाद आपका सिंपल तरीके से जो आपका चीज़ें हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि क्वेश्चन फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें थ्योरी आपने 3600 जगह से पढ़ ली होगी, क्वेश्चन बना के खुद क्रिएट करके आपको चीज़ें जो है बताई जाएंगी। किसी भी चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो जाएंगे तो वहाँ आप बेटर फील करेंगे और बेटर आप स्थिति में होंगे। धन्यवाद।